नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके ट्रिपल एससी के पीवाईक्यू की हमारी इस सीरीज़ में। आप सभी को पता है हम इसमें पीवाईक्यू कर रहे हैं और 21 तारीख को हमारा एग्ज़ाम है, एक ही दिन बचा हुआ है। और अर्थशास्त्र आज हम करेंगे और इसमें लगभग 350 प्रश्न हैं। देखते हैं कितने प्रश्न हमारी इस वीडियो में हो पाते हैं। एक ही वीडियो में हो गए तो एक ही वीडियो में करेंगे, वरना 2 वीडियो में हम इसे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। और देखो, पहला प्रश्न 2025 में पूछा गया है, ये खनिज सहायक का प्रश्न पत्र में पूछा गया था, लेकिन इसमें ना जो ऑप्शन दिए गए हैं वो गलत दिए गए हैं। देखो कैसे, देखो भारत का निर्माण जो था ना, भारत में निर्माण जो था 2014 से स्टार्ट हुआ था। ये हुआ था 2014 से। इसका आंसर ये होना चाहिए, यानी कि फोर्थ होना चाहिए ना, लेकिन फर्स्ट में फोर्थ कहीं भी नहीं है। देखो तो ये ऑप्शन इसके गलत है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से पढ़ लेते हैं कौन सा है। देखो क्या दिया गया है, भारत में निर्माण, तो भारत में निर्माण 2014, स्टार्टअप इंडिया 2016, कृषि निर्यात क्षेत्र 2019 और राष्ट्रीय खनिज नीति 2001 में। तो सभी दिए गए विकल्प उसमें जो कूट हैं वो सही नहीं है, इसलिए यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कौन सा कब है। एक बार फिर से देख लेना, भारत में स्टार्टअप 2014, स्टार्टअप इंडिया 2016, कृषि निर्यात क्षेत्र 2019 और राष्ट्रीय खनिज नीति 2001। आगे प्रश्न है, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। उपाध्यक्ष यहाँ पे पूछा है, अध्यक्ष पूछा होता तो अध्यक्ष देखो कौन है, अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी जी, हमारे पीएम। और श्री सुमन बैरी, ये कौन है, उपाध्यक्ष हैं। और सीईओ पूछा होता तो कौन है, वी.आर. सुब्रमण्यम, तो ये कौन है, सीईओ हैं। यही हमें पूछा गया था यहाँ पे। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री सुमन बैरी हैं। और नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना और राज्यों को जो है राष्ट्रीय विकास में सहयोग करना है। अब देखो, अध्यक्ष कौन है, पीएम मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बैरी हैं। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ कौन है, बी.आर. सुब्रमण्यम। आगे प्रश्न है, सौभाग्य योजना किस से संबंधित है। तो जो सौभाग्य योजना है, देखो ये किससे है, गरीब जो परिवार हैं उनको मुफ्त बिजली कनेक्शन से है। और आई थिंक ये 2017 में आई थी, आई थिंक, अगर मैं सही बोल रही हूँ तो, ठीक है। तो ये कौन सी है, यह गरीब परिवारों के जो है मुफ्त बिजली कनेक्शन से है। आगे देखते हैं, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हाँ देखो 2017 ही है। देखो, सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसे सौभाग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है, भारत सरकार द्वारा 25 सितंबर 2017 को शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य देश के सभी घरों में बिजली पहुंचाना है ना, गरीब घरों में, और परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन के तहत एलईडी बल्ब, चार्जिंग पॉइंट और जो है स्विच जैसे उपकरण देना है। आगे प्रश्न है, देखो 2020 में जो एमएसएमई आई थी ना, तो वही माइक्रो जो होते हैं इंटरप्राइजेस, यानी कि जो लघु उद्योग होते हैं, सूक्ष्म उद्योग, तो उसकी जो है परिभाषा, नई परिभाषा क्या थी, संशोधन उसमें किया गया था, है ना। तो वही यहाँ हमसे पूछ रहा है यहाँ पे कि जुलाई 2020 में लागू की गई नई परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म उपक्रम की परिभाषा क्या है। देखो उसमें परिभाषा ये थी कि उसमें 1 करोड़ से 1 करोड़ होना चाहिए और 1 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए, है ना। और वार्षिक कितना होना चाहिए, 5 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए, 5 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए वार्षिक, और जो है वैसे 1 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, संयंत्र और मशीनरी के निवेश में 50 लाख, नहीं ये गलत है, गलत है ये भी। 75 लाख, नहीं ये भी नहीं है, 1 करोड़। देखो यहाँ पे लिखा गया है, ये लिखा है कि संयंत्र एवं मशीनरी के निवेश में 1 करोड़ तक तथा वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला, ठीक है। देखो जुलाई 2020 में भारत सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी कि एमएसएमई की परिभाषा में संशोधन किया और नई परिभाषा के अनुसार एक सूक्ष्म जो उद्यम है, यानी कि जो उद्योग है, उद्यम जो होते हैं जिसका संयंत्र और मशीनरी का उपकरण में निवेश जो है 1 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए और वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि जो भी इसमें उपकरण और मशीन वगैरह लग रही है ना, तो वही उसका निवेश 1 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए और टर्नओवर जो है 5 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। आगे प्रश्न है, देखो अब यहाँ पे कथन और कारक हमसे पूछा गया है। प्रश्न है, देखो पहला है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण का महत्व दिया गया है। यस, द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब आई थी, 1956 से लेके 61 तक आई थिंक, है ना। और ये इसमें औद्योगिकरण के महत्व को दिया गया था, ये सही है। आगे है, सार्वजनिक क्षेत्र में 3 स्टील उद्योग जो है स्थापित किए गए थे और निजी क्षेत्र में आधुनिकीकरण किया गया था, बिल्कुल सही। तो ये दोनों क्या है, दोनों सही हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा
AR दोनों सही हैं और AR का स्पष्टीकरण करता है। देखो, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 61 में औद्योगिकरण पर विशेष बल दिया गया। ये योजना PC महानोविस के मॉडल पर आधारित थी, जिसका मुख्य उद्देश्य भारी उद्योगों की जो है स्थापना करना था। इस पंचवर्षीय योजना में 1956 से 61 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र में 3 स्टील उद्योग भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर स्थापित किए गए। इसके साथ ही निजी क्षेत्र में आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया गया और A और R दोनों सही है। AR की सही व्याख्या करता है। यहाँ पे प्रश्न दिया गया था डॉलर्स में निर्यात में, एक तारा निर्यात में। देखो जो इसमें क्वेश्चन क्या था ना, देखो इसमें हमें बताना था कौन सा सही है, देखो कौन सा सही नहीं है बताना है। तो देखो पहला है एक तारा निर्यात, तो एक तारा निर्यात में $3 मिलियन होते हैं, सही वाला दिया है। 2 तारा निर्यात में $25 मिलियन होते हैं, ये भी सही है। 3 तारा निर्यात में $100 मिलियन होते हैं, ये भी सही है। लेकिन 4 तारा में जो यहाँ पे दिया गया है ना, ये चार में कितने होते हैं, 4 में होते हैं 500 मिलियन होते हैं। और जो चार में, ठीक है, और ये किस में होता है, ये होता है 5 में। 5 तारा निर्यात में क्या होता है, $200 मिलियन होता है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो गया, ये वाला गलत, क्योंकि इसने हमसे गलत पूछा है। क्योंकि 4 में कितने होते हैं, मैंने आपको बोला 500 मिलियन होने चाहिए, और ये 200 मिलियन किस में होते हैं, ये होते हैं 5 में। 5 तारा निर्यात में होते हैं। समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो यहाँ से देखो एक तारा निर्यात गृह में कितने होते हैं, $3 मिलियन होते हैं। 2 तारा निर्यात में $25 मिलियन होते हैं। 3 तारा निर्यात गृह में $100 मिलियन होते हैं, और 4 तारा निर्यात में $500 मिलियन होते हैं, और 5 तारा निर्यात गृह में $2000 मिलियन होते हैं। देखो मुद्रा आपूर्ति के माप M3 में कौन सा जो है मद शामिल नहीं है, कौन सा मद शामिल नहीं है, ये हमें बताना है। अब देखो इसमें कौन सा शामिल नहीं है, इसका आंसर देखो, आपको इसका आंसर निकालने के लिए M0, M1, M2, M3 और M4 इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ क्या होते हैं ये, उसके बाद हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। क्योंकि इसने हमसे क्या पूछा है, इसने हमसे पूछा है कि M3 क्या होता है। तो सबसे पहले मैं अपने नोट्स के थ्रू आप लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ कि M0, M1, M2, M3, M4 होता क्या है। देखो M0 क्या होता है, M0 क्या होता है, जो जनता के पास पैसा है और जो RBI के पास पैसा है। तो जनता और जो RBI के पास पैसा है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं M0, ठीक है। हाई पावर मनी और जो है आरक्षित मनी, इसे कहते हैं RBI के पास और जनता के पास जो मनी है। M1 क्या होता है, फिर देखो M1 क्या होता है, लोगों के पास पैसा और बैंकों के पास पैसा और RBI के पास पैसा। पहले वाले में क्या था, पहले वाले में था लोगों के पास वाला पैसा प्लस RBI था ना। लेकिन M1 में क्या हो गया, लोगों के पास पैसा, RBI का पैसा और बैंकों के पास पैसा। पहले बैंक नहीं थे, सिर्फ RBI था, अब याद हो गया होगा आपको। तो यानी कि M1 क्या है, M1 आपको M0 है और क्या है, बैंकों के पास पैसा है। एक ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब M2 क्या है, देखो M2 क्या है, M1 है और डाकघरों में जमा पैसा है, जो डाकघर होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको लोगों के पास पैसे जो है उसमें क्या मिक्स करना है, RBI का पैसा मिक्स करना है। उसके बाद RBI और लोगों के पैसों में क्या, बैंक का पैसा मिक्स करना है, बैंक। उसके बाद आपको M2 में क्या करना है, M1 का सभी चीजें यानी कि लोगों का पैसा, RBI का पैसा, बैंक का पैसे के साथ डाकघर का पैसा शामिल कर लेना है, तो वो M2 हो जाएगा। M3 क्या है, देखो M3 है M1 यानी कि लोगों का पैसा, RBI का पैसा, बैंकों का पैसा प्लस FD। यहाँ पे डाकघर नहीं है, FD है इसमें, डाकघर को हटा के आपको FD कर देना है M3 में, ठीक है। और M4 में क्या है, देखो M4 में है जो है M3 और जो है डाकघरों में कुल जमा। तो M3 में क्या है, FD भी है और उसके FD और डाकघर, जिसमें डाकघर, FD, बैंकों के पास पैसा, RBI के पास पैसा, सब कुछ क्या है, M4 है। M3 में क्या है, M3 में डाकघर नहीं है, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा, नहीं आया फिर से करते हैं। देखो M0 में क्या है, लोगों के पास जो पैसा है, प्लस RBI के पास जो पैसा है, ये M0 मनी है। M1 मनी क्या होती है, लोगों के पास पैसा है, जो RBI के पास पैसा है और जो बैंकों के पास पैसा है, ये M1 हो गया, फर्स्ट हो गया। M2 क्या है, देखो M2 जो होता है M1 यानी कि लोगों के पास जो पैसा है, RBI के पास जो पैसा है और जो बैंकों के पास पैसा है, और प्लस क्या है, डाकघर में जो पैसा है, M2 हो गया। M3 क्या है, देखो M3 है M1 यानी कि लोगों के पास जो पैसा है, RBI के पास जो पैसा है और जो है बैंकों के पास जो पैसा है प्लस FD। यहाँ पे डाकघर नहीं आएगा, किसमें, M3 में। और M4 क्या है, देखो M4 है M3 यानी कि लोगों के पास पैसा, RBI का पैसा और बैंक का पैसा और FD
है ना, एफडी भी आएगा क्योंकि, और डाकघर का पैसा M4 होता है, टोटल पैसा M4 होता है। बस अब आपको समझ में आ गया होगा। अब फिर से देखते हैं कैसे, रिवीजन तो करना ही पड़ेगा ना, कैसे ऐसे करेंगे रिवीजन, इसको यहीं पे पढ़ना है। M1 M3 आपको अब यहीं पे कंप्लीट हो जाएंगे। देखो कैसे होते हैं कंप्लीट, ठीक है। अगर आप लोगों को ये सही नहीं लग रहा होगा, आप लोगों को पहले से आता होगा, तो आप स्किप करके आगे बढ़ जाना क्वेश्चन देखने के लिए, ठीक है। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया M0 में क्या होता है, मैंने बोला जो लोगों के पास पैसा है और जो RBI के पास पैसा है। देखो जनता के पास पैसा और RBI के पास पैसा। M1 में क्या होता है, लोगों के पास पैसा, RBI के पास पैसा और जो है बैंकों के पास पैसा। बैंक अलग है, RBI अलग है, ठीक है, तो आप लोगों को पता ही होगा, तो RBI के पास पैसा। उसके बाद मैंने आपको बोला M2, तो M2 क्या होता है, देखो M2 वो होता है जो M1 होता है, यानी कि लोगों के पास पैसा, बैंकों के पास पैसा, RBI के पास पैसा, प्लस उसमें डाकघर, तो M2 हो जाएगा, ये देखो, ठीक है। अब M3 क्या होता है, देखो M3 वो होता है, M3 में क्या होता है, M1 होता है, यानी कि लोगों के पास पैसा, बैंकों के पास पैसा, RBI के पास पैसा, और उसमें FD, डाकघर नहीं होता है इसमें, ये देखो FD हो गया। और M4 में क्या होता है, M4 में होता है M3, यानी कि लोगों का पैसा, डाकघर का पैसा और RBI का पैसा, बैंकों का पैसा, यानी कि सारा पैसा M4 होता है, जिसमें सारे पैसे देखे जाते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं प्रश्न। ये देखो अब इसने जो हमसे प्रश्न पूछा है, प्रश्न आप देखो, प्रश्न में इसने हमसे पूछा है कि M3 क्या है। तो एक बार फिर से लिखती हूँ, M1 क्या था, लोगों का पैसा, लोगों का पैसा प्लस RBI, और M2 क्या था, नहीं M0 था, नहीं, तो M1 क्या है, देखो M1 है लोगों का पैसा, एक काम करती हूँ ना, मैं इसमें वो लिख देती हूँ M0, है ना, आप लोगों को पता ही चल जाएगा। ये M1 है, तो M1 में क्या है, M0 प्लस बैंकों का पैसा, और M2 में क्या है, देखो M2 में है M1 प्लस डाकघर, ठीक है, डाकघर हो गया। और M3 में क्या है, M3 में है लोगों का पैसा, RBI, बैंक और FD। इसमें डाकघर नहीं है, जहां पे भी डाकघर होगा वो नहीं होगा इसका आंसर। तो इसने M3 कौन सा सम नहीं है बोला है, तो कौन सा नहीं है, देखो RBI का पैसा होता है, सही है, और जनता का पैसा होता है, बिल्कुल सही है, बैंकों का कुल पैसा होता है, ये भी सही है, लेकिन इसने डाकघर बोल दिया। मैंने आपको बोला डाकघर नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, डाकघर का बचत पैसा इसमें नहीं होता है M3 में, तो आंसर आ गया, ठीक है। ये देखो यहाँ पे दिया गया है, देखो डाकघर बचत बैंकों में कुल जमा M3 नहीं बल्कि M2 का हिस्सा है, बल्कि बचे विकल्प M3 मद में शामिल हैं। मुद्रा आपूर्ति में विभिन्न मापों में उनकी तरलता के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, और M3 की मुद्रा आपूर्ति एक व्यापक माप माना गया है क्योंकि इसमें बैंकों के पास जमा राशि शामिल होती है। अब आपसे कोई M1, M0, M2, M3, M4 पूछेगा, आप लोगों को पता चल गया होगा, ठीक है। आगे प्रश्न देखो, 2023-24 के अनुसार 21-22 में उत्तराखंड के जिलों का सकल जिला घरेलू उत्पाद का सही घटनाक्रम क्या है। तो क्या है, देखो सबसे ज़्यादा हरिद्वार है, तो ये भी कट हो गया, ये कट हो गया। हरिद्वार के बाद क्या, देखो उधम सिंह नगर है, फिर देहरादून है, फिर नैनीताल है, तो आंसर हो जाएगा C वाला। आगे प्रश्न है, अब यहाँ पे हमें फिर से दिया गया किसकी स्थापना कब हुई है, हमें बताना है। अच्छा कौन सा नहीं है, ये तो ईजी था, देखो कौन सा सुमिलित नहीं है, नाबार्ड की आपको पता है 1982 में स्थापना हुई है, तो ये आंसर इसका आ गया क्योंकि इसने कौन सा नहीं है बोला है, सिंपल। लेकिन और भी हम देख लेते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड 1998-99 में क्रेडिट कार्ड, सहकारी विकास फंड 1993, नाबार्ड 1982 और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975। केरल में जो कुटुंबश्री है, तो केरल में जो कुटुंबश्री है वो क्या है, केरल में जो कुटुंबश्री है वो क्या है, अति लघु साख कार्यक्रम है, इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। देखो कुटुंबश्री एक सरकारी योजना है जो केरल राज्य में गरीब और कमजोर वर्गों के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य 1997 में राज्य सरकार द्वारा किया गया और अति लघु साख कार्यक्रम में ऐसा तंत्र है जिसके माध्यम से गरीब वंचित लोगों को छोटे छोटे ऋण प्रदान किए जाते हैं। पूंजी में स्टॉक की वृद्धि कहलाती है, तो पूंजी में स्टॉक की वृद्धि क्या कहलाती है, पूंजी निर्माण कहलाती है। वर्ष 1991 में गठित कर सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे, कर सुधार की समिति के अध्यक्ष कौन थे, चलैया, और चलैया समिति किससे है, कर सुधार से है, और 1991 में इसका गठन हुआ है। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, विजय केलकर। लेकिन वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो वर्तमान में जो वित्त आयोग चल रहा है
उसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और उसके अध्यक्ष कौन है ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो पहले कमेंट करेगा उसको मैं पिन कर दूंगी, कैसा? ठीक है, पर प्रॉपर आपको लिखना पड़ेगा कि वर्तमान में ये वाला जो है वित्त आयोग चल रहा है, 15-16 जो भी चल रहा होगा वो आपको लिखना है। उसके बाद उसके अध्यक्ष कौन है वो भी, और इसकी वर्तमान में अध्यक्ष ये है, आपको ऐसे लिखना है। सर्च करके लिखो, कैसे भी लिखो, पर लिख देना, मैं इसको पिन कर दूंगी। ठीक है, आगे देखेंगे ग्रीन बोनस क्या है। तो देखो ग्रीन बोनस क्या है, राज्य द्वारा प्रदत्त पर्यावरणीय सेवाओं के प्रतिफलन में क्षतिपूर्ति ग्रीन बोनस कहलाता है। वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। वैश्वीकरण में सम्मिलित क्या नहीं होता, देखो सार्वजनिक क्षेत्र में इक्विटी का विनिवेश वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। मौद्रिक नीति का उद्देश्य है, तो मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है, देखो आंतरिक मूल्य स्तर का स्थिरीकरण, मुद्रा की तटस्थता, अधिक आर्थिक विकास और उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। एसपी गुप्ता अध्ययन समूह संबंधित है, तो ये किससे है, लघु उद्योगों के विकास से। भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी। कब की गई थी, 1854 में। भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप है वो है मिश्रित, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था यहाँ की। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय द्वितीय क्रियाओं में वर्गीकृत है, तो कौन सा है, खाद्य प्रसंस्करण। आगे प्रश्न है, देखो पूर्ण सहलंगता पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है, नर ड्रोसोफिला में। निम्न में से इनमें से नकदी फसल कौन सी है। नकदी फसल कौन सी है, देखो रागी नकदी फसल है, कपास जूट गन्ना ये नहीं है, क्योंकि ना इन्होंने नहीं है बोला हमसे कौन सी नकदी फसल नहीं है। क्योंकि देखो रागी वगैरह तो हम फिर भी अपने खाने वाने के लिए करते हैं, इतना ज़्यादा उसके लिए नहीं करते। लेकिन जो कपास होती है बेचने के लिए, जूट भी बेचने के लिए, गन्ना भी बेचने के लिए। कोई गन्ना खेत भर में लगा रहा है तो खाने के लिए थोड़ा ना लगा रहा है, चीनी वगैरह बनेगी, गुड़ बनेगा, इसलिए बेचने के लिए ना। तो जो नकदी फसल होती है बेसिकली ये ना बेचने के लिए हम लोग उगाते हैं। आप ऐसे याद कर सकते हैं इसे। रागी जिसे मडवा भी कहा जाता है, हालांकि इसे भी बेचते हैं लेकिन ये इतने लेवल पे नहीं होता है ना इसका। आगे देखेंगे, भारत में वर्ष 2017-18 के दौरान दूध का प्रति व्यक्ति उपलब्धता डैश थी, तो कितनी थी, 375 ग्राम प्रति दिन। कुल दूध उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, प्रथम। 20वीं पशुधन गणना के अनुसार 2019 में देश में कुल डैश भेड़ें हैं, तो 74.26। इस तरीके के प्रश्न हमारे आते नहीं है लेकिन यहाँ पे दिए गए हैं तो एक बार कर लेते हैं। निम्न में से रबी की फसल कौन सी है। रबी की फसल कौन सी है, चना होगी। कौन सी है, चना। ठीक है, अब जो इस तरीके के प्रश्न होंगे ना जो नहीं आते हमारे, उनको थोड़ा स्किप कर देंगे। देखो रबी की फसल बुवाई कब होती है, अक्टूबर और नवंबर में होती है। कटाई कब होती है, अप्रैल मई में होती है। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू आदि। खरीफ की फसल देखो बुआई जून जुलाई में होती है, कटाई होती है सितंबर अक्टूबर में। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली आदि। अब देखो जायद की फसलें बुआई मार्च अप्रैल में होती है, कटाई जून जुलाई में होती है। ककड़ी, लौकी, कद्दू, तरबूज, मूंग दाल आदि। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। किस आयोग में भारत में अधिकतर मजदूर कार्यरत थे, तो किस उद्योग में जो है, उद्योग की बात हो रही है यहाँ पे, तो किस उद्योग में भारत में अत्यधिक मजदूर कार्यरत हैं, तो कपड़ा में। कपड़ा जो उद्योग है उसमें अत्यधिक मजदूर जो है कार्यरत हैं। 1 रुपये का नोट हस्तांतरित होता है, तो 1 रुपये के नोट में जो है हस्ताक्षरित होता है, यानी किसका हस्ताक्षर होता है उसमें, भारत सरकार के वित्त सचिव द्वारा, उसमें हस्ताक्षर भी उन्हीं का होता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा कर डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स कौन सा, आयकर है, ये सब नहीं है, आयकर डायरेक्ट टैक्स है। बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है, देखो अंकुश व संतुलन। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को, और 1917 में ये आई थी। मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी इन्हें कहा जाता है। यूएनडीपी की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015 के अनुसार मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, तो 130। ये कौन सा है, ये 2015 का है, लेकिन वर्तमान में क्या है, वर्तमान में भी है ना, वर्तमान में क्या चल रहा है, ये 2025 में भी हम लोग 130 में ही हैं। देख लो फिर कितना डेवलपमेंट हो रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें विदेशी व्यापार नहीं होता है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है और 2006 में इसकी स्थापना हुई थी।
वैट लगता है। तो वैट किस में लगता है? उत्पादन एवं विक्रय के मध्य सभी जो है रचनाओं में। वैट कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2005 को हरियाणा में लागू हुआ था सबसे पहले। 2014-15 की अवधि में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक थी? तो केरल की। ये भी पुराना क्वेश्चन है। भारत में नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग का उपाध्यक्ष, ये 2020 का पूछा है, ठीक है। आप वर्तमान के देख लेना इन सबको, अभी हम लोगों ने ऊपर जबकि पढ़ भी लिया है। उद्यमशीलता के प्रोत्साहन हेतु केंद्र सरकार की स्टैंड अप इंडिया योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो अनुसूचित जाति और जनजातीय महिलाओं से जुड़ी हुई है। स्टैंड अप इंडिया भारत सरकार का वह कार्यक्रम है जिसका आरंभ 5 अप्रैल 2016 को महिलाएं, अनुसूचित जाति और जनजातीय समुदाय के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए की गई। इसमें ऋण के रूप में 10 लाख से 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। भारत में नगरों का क्रियात्मक वर्गीकरण किसने किया था? देखो प्रश्न क्या है, भारतीय नगरों का क्रियात्मक वर्गीकरण किसने किया? अशोक मित्रा ने। देखो क्या कहा गया है यहाँ पे, भारतीय नगरों का क्रियात्मक वर्गीकरण अशोक मित्रा ने किया था, जो भारत के पूर्ण जनगणना महानिदेशक थे। इन्होंने नगरों के क्रियात्मक लक्षण के लिए त्रिकोणीय आरेख का इस्तेमाल किया और काजी अहमद को शहरों का क्रियात्मक वर्गीकरण का श्रेय जाता है। निम्नलिखित में से किसे नगर का हृदय कहा जाता है? तो केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र जिले को नगर का हृदय कहा जाता है। पलायन का गतिशीलता संक्रमण मॉडल किससे प्रतिपादित किया? तो किसने किया? जेलेस्की ने। निम्नलिखित राज्यों में राज्य का सर्वाधिक दाल उत्पादक है, तो वह है मध्य प्रदेश। संयुक्त राष्ट्र के 2015 के आकलन के अनुसार 2030 में विश्व की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो 8.5 अरब। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान के गवर्नर कौन है? वर्तमान में तो संजय करके है ना कोई, तो इसमें से कोई नहीं है। वर्तमान कट कर देती है उसको। देखो अब यहाँ पे वर्तमान के क्या पता आ भी सकता है, तो संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर कौन है? ये 2020 का पूछा गया है, लेकिन हमें तो वर्तमान के पता होने चाहिए। कौन है? संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा है, ठीक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई? तो 28 अगस्त 2014। 28 अगस्त 2014। आगे देखेंगे। रेपो रेट का तात्पर्य है, तो रेपो रेट क्या होती है? देखो वह दर जिसमें रिजर्व बैंक कॉमर्शियल बैंकों को जो है पैसा देता है, तो वह दर जिसमें रिजर्व बैंक कॉमर्शियल बैंकों को पैसा देता है जो है रेपो दर कहलाती है। मेक इन इंडिया अभियान को कब प्रारंभ किया गया? 25 सितंबर 2014। 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया, और 28 अगस्त 2014 को क्या है? प्रधानमंत्री जनधन योजना। हरित क्रांति शब्द प्रतिपादक कौन थे? तो MS स्वामीनाथन। ये थोड़ा गलत बोल दिया मैंने। हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक, हरित क्रांति किसने की थी भारत में? ये नहीं था यहाँ पे, ये क्वेश्चन गलत बोल दिया मैंने। हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन थे? प्रश्न है हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन थे? तो कौन थे? वो थे विलियम गॉड। देखो यहाँ पे दिया गया है, हरित क्रांति शब्द का इस्तेमाल विलियम गॉड ने सबसे पहले किया, और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। मैंने सोचा जनक पूछ लिया उसने हमसे, ध्यान में रखना ही क्वेश्चन, ठीक है। और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग है। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई, जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव गेहूं उत्पादन में पड़ा। एक्सिस बैंक है। एक्सिस बैंक क्या है? एक निजी क्षेत्र का बैंक है। निम्नलिखित में से कौन से व्यवसाय का समूह अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो है रखा गया है? तो शिक्षक, चिकित्सक और न्याय, यानी कि इसमें सेवा क्षेत्र आता है, सेवा क्षेत्र, ठीक है। भारत में मूल्य संवर्धित कर वैट कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2005 में लागू हुआ। भारत में प्रथम पीढ़ी के जो उद्यमियों को परामर्श देने हेतु शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो निर्यात बंधु। निर्यात बंधु योजना का उद्देश्य निर्यातकों और उद्यमों को निर्यात आयात कारोबार चलाने के लिए जरूरी प्रशिक्षण देना है। स्टार्ट हुआ था 13 अक्टूबर 2011 से। नमामि गंगे कार्यक्रम संबंधित है।
नमामि गंगे कार्यक्रम जो है संबंधित है प्रदूषण गंगा नदी की सफाई से। इजी था ये क्वेश्चन भी, पुराना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन प्रारंभ कब स्टार्ट हुआ? ये हुआ था 2015 में। भारत सरकार द्वारा 2014-15 में कृषि खास, ये भी उस टाइम का करंट अफेयर, से छोड़ देते हैं। बहुत सारे करंट अफेयर हैं, करंट अफेयर को छोड़ के मैं आगे देखती हूँ कौन सा है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे इसमें करंट अफेयर दिए गए हैं। देखो ये है, डैश एक केंद्रीय सरकार कर नहीं है, तो कौन सा एक केंद्रीय सरकार कर नहीं है? भू राजस्व, क्योंकि ये ना राज्य सरकार लेती है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोडर मॉडल पर आधारित थी। भारत में 1 रुपए के नोट में डैश द्वारा निगम किया जाता है, अभी भी हमने देखा था भारत सरकार द्वारा, वित्त सचिव के इसमें हस्ताक्षर होते हैं। नीली क्रांति डैश के संदर्भ में, नीली क्रांति मत्स्य पालन से रिलेटेड है। AGMARK क्या है? प्रमाणन चिन्ह खाद्य पदार्थों की शुद्धता के लिए, तो AGMARK खाद्य पदार्थों की शुद्धता के लिए है। कैपिटल मार्केट क्या है? तो कैपिटल मार्केट क्या है? वो है सिक्योरिटीज मार्केट, कैपिटल मार्केट इसे कहा जाता है। राष्ट्रीय आय का आगणन कौन तैयार करता है? तो करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। योजना आयोग की स्तुति पर भारत सरकार ने उत्तराखंड को विशेष राज्य का स्तर पर प्रदान कब किया? तो कब किया? 1 अप्रैल 2001 को विशेष राज्य का दर्जा दिया। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किया जाता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा। आगे है, बधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन कानून पारित हुआ था, कब हुआ था? 1976 में। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, बधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन कानून 1976 में पारित हुआ ताकि कमजोर वर्गों के आर्थिक और सामाजिक शोषण को रोका जा सके और उससे जुड़े अनुषंगी मामलों से संबंधित कार्रवाई की जा सके। और ये कानून श्रम मंत्रालय और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जो है प्रशासित और कार्यान्वित किया जा रहा है। कब आया था? 1976 में। राख उपयोग नीति अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? वो है महाराष्ट्र। उड़ीसा का तालचेर श्रेणी मुख्य रूप से प्रसिद्ध है किसके लिए? कोयला भंडार के लिए। और कोयले 4 प्रकार के होते हैं, सबसे श्रेष्ठतम कोयला कौन सा है? एंथ्रेसाइट, और बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये सब कोयले के प्रकार हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और उड़ीसा का तालचेर श्रेणी मुख्य रूप से प्रसिद्ध है कोयला भंडार के लिए। सतत विकास के लिए आवश्यक दिशाएं हैं, तो कौन सी है? प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, प्रदूषण मुक्त विकास, बेहतर गुणात्मक जीवन, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है, तो कैसे होता है? मांग के द्वारा और पूर्ति के द्वारा, तो उपयुक्त दोनों। विदेशी विनिमय प्रबंधन कानून फेमा किस वर्ष आया? फेमा और फेरा, देखो एक है फेरा और एक है फेमा। तो जो फेमा आया था ये आया था 1999 में, और जो फेरा आया था, फेरा भी आया था ना एक बार 1973 में, यानी कि 1973 में आया था फेरा, और इसकी जगह फिर फेमा आया, फेमा। और फेमा कब आया? ये आया था 1999 में, ठीक है। फेरा और फेमा याद कर लेना। फेरा आया था 1973 में, 1973 में आया था, ठीक है। आगे देखेंगे, निम्न में से किस राज्य में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है? तो छत्तीसगढ़ में। स्पेशल ड्राइंग राइटर्स SDR डैश से संबंधित है, तो किससे है? IMF से। भारत में राजकोषीय नीति का सूत्रपात डैश के द्वारा होता है, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा होता है। भारत में स्टॉक एक्सचेंज का संचालन नियमन किस एक्ट के अंतर्गत होता है? देखो स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है, तो किससे होगा? सिक्योरिटी एंड जो है एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992। तो ये तो इजी था, ऑप्शन से भी अगर आपको नहीं भी आता था तो ऑप्शन से आप कर सकते थे। आगे देखेंगे, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना हुई, तो कब हुई थी? 1965 में। छत्तीसगढ़ में बेलाडीला खान प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए। ये बजट से रिलेटेड है, आगे बढ़ते हैं। मानव विकास सूचकांक SDI किसने विकसित किया? तो किसने किया? UNDP ने। ये भी उस टाइम का करंट अफेयर है। लघु उद्योगों के विकास हेतु महत्वपूर्ण संस्था है, तो कौन सी है? SIDBI, सिडबी जिसे कहा जाता है, ठीक है। सिडबी की स्थापना कब हुई थी? 1990 में, 2 अप्रैल। मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है? मुद्रा का मुख्य कार्य है विनिमय का माध्यम और मूल्य का संचय, तो A और B दोनों होगा।
हालांकि ना इसमें कुछ प्रश्न जो है उस टाइम के करंट अफेयर के दिए गए हैं। देखो ये करंट अफेयर वाला है उस टाइम का, है ना, तो इसको छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न कर लेते हैं जैसे जो इंपॉर्टेंट है। भारतीय अर्थव्यवस्था है तो कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आगे प्रश्न है, देखो ये इंपॉर्टेंट है। भारत में सन 1991 ईस्वी में आरंभ की गई सुधारवादी नीतियों के मुख्य कारण क्या थे? पहला है विदेशी मुद्रा कोषों में कमी, विदेशी ऋणों की वृद्धि और विदेशी भुगतान में असंतुलन। तो उपयुक्त सभी इसका कारण होगा। जोहान्सबर्ग में सतत विकास सम्मेलन किस वर्ष आयोजन हुआ? तो 2002 में। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो देखो इसका एक ना ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। भीरू राज दुबे, ठीक है। और दुर्गापुर इसने हमसे पूछा था, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से बना हुआ है, सी आंसर हो गया। बी से भिलाई रूस के सहयोग से, भिलाई रूस के सहयोग से, और ये राउरकेला है ना, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, याद हो जाएगा आपको अब, ठीक है। भारत में हाल के वर्षों में, ये भी इस टाइम का करंट अफेयर है, देखो विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तरदायी है? तो ये है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। टैरिफ से जुड़े हुए प्रश्न आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है तो आप देख लीजिएगा इसको। भारत में श्वेत क्रांति के जन्मदाता माने जाते हैं, तो श्वेत क्रांति के जन्मदाता वी कुरियन को कहा जाता है। भारत में गरीबी है, गरीबी का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था, तो किसने किया था? वो किया था लकड़वाला समिति द्वारा। दादा भाई नौरोजी ने जो नौरोजी थे ना, नौरोजी भी नहीं कहते, दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी जो थे, इन्होंने अपनी पुस्तक प्रॉपर्टी इन इंडिया में गरीबी रेखा का सबसे पहले अनुमान लगाया था। स्वतंत्रता के बाद गरीबी का अनुमान सबसे पहले योजना आयोग के विशेषज्ञ समूह 1962 द्वारा तैयार किया गया था। इसके बाद BN दांडेकर और N रथ 1971 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़े के आधार पर भारत में गरीबी का पहला व्यवस्थित आकलन किया, और लकड़वाला समिति ने 1993 में गरीबी का अनुमान लगाया, गरीबी का अनुमान लगाया लकड़वाला ने। और इस समिति ने घरेलू प्रति व्यक्ति आय उपयोग में व्यय के आधार पर गरीबी रेखा को परिभाषित किया। सबसे पहले हमने क्या देखा, दादा भाई जो नौरोजी थे, इन्होंने इनकी पुस्तक में पॉवर्टी इन इंडिया में गरीबी रेखा का सबसे पहले अनुमान लगाया गया, और स्वतंत्रता के बाद गरीबी का अनुमान सबसे पहले योजना आयोग विशेषज्ञ समूह 1962 द्वारा तैयार किया गया। इसके बाद BN दावेडकर और N रथ 1971 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़े के आधार पर भारत में गरीबी का पहला व्यवस्थित आकलन किया, और लकड़वाला समिति ने 1993 में गरीबी का अनुमान लगाया। इस समिति ने घरेलू प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के आधार पर गरीबी रेखा को परिभाषित किया। निम्नलिखित में से वास्तविक निवेश क्या है? देखो भवनों का निर्माण करना, अगर आपने भवन बना दिया, उसमें उसको किराए पे लगा दिया, उसको स्कूल के लिए दे दिया किसी को, तो क्या है? कहीं ना कहीं वास्तविक निवेश है ना ये, तो वो ये होगा। निम्नलिखित में से झंगोरा फसल है। झंगोरा क्या होती है? झंगोरा एक खरीफ की फसल है। शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य पर किया जाने वाला व्यय कहलाता है, तो ये कहलाता है मानव पूंजी। भारत प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की स्थापना की गई, तो की गई 1988 में। देखो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई। सेबी अधिनियम 1992 के तहत वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुई, और सेबी का मुख्यालय मुंबई में है, और क्रमशः नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में भी उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय हैं। और सेबी का मुख्य उद्देश्य भारत स्टॉक निवेशकों के हितों का उत्तम संरक्षण प्रदान करना है। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो अनुशंसा करता है, तो क्या करता है? CACP कहाँ है? ये है, देखो भारत में लीड बैंक योजना की शुरुआत हुई 1969 में। लीड बैंक योजना की शुरुआत, भारत में लीड बैंक योजना की शुरुआत 1969 में हुई। इस योजना में नरीमन समिति की सिफारिश पर की गई, और इसके अंतर्गत प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंकों जो जिलों के प्रमुख बैंक के रूप में कार्यरत हो, उसे जिले को गोद लेकर है ना, क्या कहा गया? देखो लीड बैंक योजना 1969 में हुई पहली बात, और योजना नरीमन समिति की सिफारिश पर शुरू की गई। इसके अंतर्गत प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंकों जो जिले के प्रमुख बैंक के रूप में कार्यरत है, उसे जिले को गोद लेकर विकास के लिए योजना प्रमुख उद्देश्य के रूप में सम्मिलित करना था। और कब हुई थी लीड? 1969 में।
भारत में काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 1977 और 78 में। भारत में कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम 1977-78 में शुरू किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था वो था पूरक रोजगार, मजदूरी और खाद्य सुरक्षा उत्पन्न करने के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध करना। और नवंबर 2004 में इस कार्यक्रम का नाम बदलकर राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कर दिया गया। आगे प्रश्न है, भारत में प्रथम हरित क्रांति के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग हुआ था? तो इसका आंसर क्या है? रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग था, और आधुनिक तकनीक, मशीनरी इत्यादि, और उच्च पैदावार किस्म बीज। तो उपयुक्त तो सभी इसका होगा। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1968 में हुई और इस क्रांति में निम्न तकनीक का प्रयोग किया गया: उच्च उपज देने वाली किस्म के बीज का, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों के प्रयोग का, और आधुनिक तकनीक, मशीनरी इत्यादि में कल्टीवेटर, ट्रैक्टर, सिंचाई सुविधाएं आदि। और ये क्रांति विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा में संपन्न हुई और इसे तीसरी कृषि क्रांति भी कहा जाता है। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी हैं। तो प्रतिकर्ष और अपकर्ष जो उत्तरदायी हैं प्रवास के लिए। अब प्रतिकर्ष क्या होता है और अपकर्ष क्या होता है? प्रतिकर्ष होता है जब लोग जीविका के साधन उपलब्ध न होने के कारण गरीबी तथा बेरोजगारी के कारण नगरों की ओर प्रवेश करते हैं, इसे प्रतिकर्ष कहा जाता है। अपकर्ष क्या होता है? नगरीय सुविधाएं तथा आर्थिक परिस्थितियों के कारण जब लोग नगरों की ओर प्रवेश करते हैं, इसे अपकर्ष कहा जाता है। नगर में सुविधाओं के लिए जाएंगे तो अपकर्ष, और अगर गरीबी से निजात पाने के लिए, यानी कि गरीबी बहुत ज़्यादा है उनके इलाके में, फिर वो जाएंगे नगरीय इलाके में, तो उसे प्रतिकर्ष कहते हैं। प्रतिकर्ष यही है इसमें, ठीक है। कुछ तो इसमें वही है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डाले गए हैं। आगे है, भारत के वस्तु निर्यात के अंतर्गत सभी देशों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। व्यवसाय के लिए बॉन्ड वैल्यू होती है तो संपत्ति। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत मजदूरी में शामिल नहीं है। तो क्या नहीं है? देखो, ओवर टाइम मजदूरी शामिल नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना समझौते द्वारा हुई तो जेनेवा में। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना समझौते द्वारा हुई थी जेनेवा में। आय शब्द में निम्नलिखित आय सम्मिलित होती हैं। तो वैधानिक और अवैधानिक दोनों। एक करदाता का प्रत्येक वर्ष निवास स्थान है, क्या है? परिवर्तन हो सकता है। एक करदाता का प्रत्येक वर्ष निवास स्थान क्या होता है? परिवर्तन हो सकता है। आयकर अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित आय में कौन सी सम्मिलित नहीं है? लाभ और वृद्धि है। वेतन के स्थान पर लाभ, ये भी है, लाभांश भी, लेकिन यात्रा व्यय का भुगतान नहीं है। विदेश में कृषि में अर्जित आय का करदाता के संदर्भ में कर योग्य किसकी होती है? विदेश में कृषि से अर्जित आय एक करदाता के संबंध में कर योग्य किसकी होती है? तो होती है निवासी। कार्यभार पूर्वानुमान एक विधि है, किस चीज की? मांग पूर्वानुमान की। निम्नलिखित के संबंध में भारत में पूर्व वर्ष से प्राप्त विदेशी आय कर योग्य होती है, किसकी होती है? निवासी, गैर निवासी और गैर साधारण निवासी। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी पूंजी संपत्ति नहीं है? तो व्यापार में ख्याति पूंजी संपत्ति नहीं है। भारत का आयात निर्यात बैंक संबंधित है, तो भारतीय विदेशी व्यापार से। विदेश व्यापार संगठन समस्याओं का समाधान करने में मदद करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। विश्व व्यापार संगठन समस्याओं का समाधान करने में मदद करता है, तो किसके? व्यापार संबंधी समस्याओं को। ठीक है, यहाँ पे तमाम दिए गए हैं कौन कौन सी समस्याएं हैं, आगे देखेंगे। प्रश्न है इसमें, व्यापार संतुलन संबंधित है। तो देखो, जो व्यापार संतुलन होता है ये किससे संबंधित होता है? विदेशी व्यापार से संबंधित होता है। बीटा मापन है, तो देखो जो बीटा मापन है ना, ये जो बाजार जोखिम होता है ना, उससे रिलेटेड मापन होता है। देखो, बीटा मापन के द्वारा बाजार जोखिम को मापा जाता है। स्टॉक बीटा संपूर्ण रूप से बाजार की तुलना में एक व्यक्तिगत स्टॉक के जोखिम का माप है। मुख्यतः यह एक व्यापक बाजार के खिलाफ स्टॉक में अस्थिरता को मापता है और यह एक प्रकार का संकेतक है जिसका इस्तेमाल निवेश विश्लेषकों द्वारा किया जाता है। शून्य ब्याज पर
ब्रांडों का निर्गमन किया जाता है, तो क्या है, छूट पर किया जाता है। इसके साथ ही 1000 के स्थान पर 99 मूल्य रखने की नीति कहलाती है, तो क्या कहलाती है, मनोवैज्ञानिक मूल्य नीति। यानी कि हम 99 लिखेंगे तो एग्जैक्ट 1000 नहीं लिखना है, तो लोग लेने की कोशिश करेंगे, दैट्स वाई इस तरीके से कहलाता है, ठीक है। OTCEI, तो OTCEI है, तो ये क्या है, यह अंश बाजार तक पहुंचने के लिए छोटी फार्मों की सहायता करना। कुछ ना इसमें करंट अफेयर भी हैं, तो उसको हम छोड़ देंगे, बस जो मेनली क्वेश्चन है उन्हें हम देखेंगे। यहाँ पे दिया गया है भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो भारतीय प्रथम गवर्नर कौन थे, CD देशमुख, आप लोगों को पता होगा। आगे है 1969 में 14 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तब उनकी कितनी न्यूनतम जमा आवश्यक थी, तो कितनी थी, 50 करोड़। तो 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, 14 बैंकों का। वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से उधार लेता है उस दर को कहते हैं, तो रिवर्स रेपो दर कहते हैं। विनियोग पर प्रत्यागत क्षमता और प्रत्याय दोनों 2.20 ही है, यह इंगित करता है, यानी कि 2.20 है क्या, विनियोग में प्रत्यागत क्षमता, इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्षमता में प्रत्याय की लागत गणना, ये नहीं होगा, ये गलत है। फर्म अपनी पूंजी ढांचे में ऋण को नहीं रखती, ये सही है, और फर्म द्वारा आयकर और भुगतान नहीं किया जाता, तो B और C। आगे है प्रति अंश अर्जन शून्य तभी होता है जब, प्रति अंश अर्जन शून्य तभी होता है जब क्या होता है, ब्याज एवं कर पूर्व आय ब्याज के बराबर होती है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, बताना है। देखो, एक्सिस बैंक आयात निर्यात के लिए वित्तीय सुविधाएं देता है, ये सही है, नहीं है पूछा है इन्होंने हमसे। RBI बैंकों का बैंक है, ये भी सही है। IDBI औद्योगिक वित्त है, ये भी सही है। आगे दिया गया है FCI व्यावसायिक संस्थानों का वित्तीय सहायता, ये नहीं। FCI क्या है, भारतीय खाद्य निगम है, ये क्या है, खाद्य निगम, तो इसलिए आंसर इसका ये गलत हो जाएगा, ठीक है। देखो, FCI का पूरा नाम भारतीय खाद्य निगम है, जो भारत में खाद्यान्नों की खरीद, भंडार होता है ना, और वितरण आदि का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। और RBI को बैंकों का बैंक कहा जाता है, और IDBI एक औद्योगिक वित्तीय बैंक है, IDBI। सरकारी बजट की अवधि सामान्यता होती है, तो सरकारी बजट की अवधि सामान्यता क्या होती है, 1 वर्ष की होती है। झूम कृषि की जाती है, तो झूम कृषि क्या की जाती है, असम में की जाती है। भारत में उदारवादी औद्योगिक नीति घोषणा की गई थी, भारत में उदारवादी औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी, 24 जुलाई 1991 में। देखो, भारत में प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने 24 जुलाई 1991 को उदारवादी औद्योगिक नीति की घोषणा की थी। इस नीति में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए आसान प्रवेश, निजीकरण और MRTP कंपनियों में परिसंपत्ति सीमा को हटाने और उदार लाइसेंस की व्यवस्था करना, और भारत की पहली औद्योगिक जो नीति थी कब आई थी, यानी कि क्रांति औद्योगिक नीति, पहली औद्योगिक नीति कौन आई थी, वो आई थी 1948 में, और SP मुखर्जी द्वारा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार फसल नहीं है, कौन से नहीं, देखो जूट भी है, मेस्टा भी है, कपास भी है, लेकिन कॉफ़ी नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखेंगे। आगे है यहाँ पे सार्वजनिक आय के स्रोत है, सार्वजनिक आय के स्रोत क्या है, देखो कर है, व्यवसायिक आय है, और व्यवसायिक प्रशासनिक आय है, तो उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे, कौन नहीं रहे, देखो कौन नहीं रहे, मनमोहन सिंह रहे थे, विमल जालन भी रहे थे, उर्जित पटेल भी, इन दोनों का नाम तो आपको पता ही होगा, है ना। विमल जालन भी रहे थे, आज ये नाम भी याद कर लो, और मैकटेन सिंह ये नहीं रहे थे, मोटेंग सिंह नहीं रहे थे, ठीक है। आगे है 1935 में इसकी स्थापना हुई थी RBI की, और 1949 में से राष्ट्रीयकृत इसका कर दिया गया था, राष्ट्रीयकरण। भारत में छिपी बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है, छिपी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। नई औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 2011-12 की श्रृंखला में किस उद्योग की कोर सूची में शामिल नहीं किया गया है, कोर सूची में किसे शामिल नहीं किया गया है, रसायन को। अब देखो यहाँ पे फिर से दिया गया है, ये है ना, इसमें हमें बताना है, देखो गरीबी, इसमें से कौन सा आता है पहले आपको वो देखना है। WTO, ये क्या है, WTO है ये वाला, WTO
आरबीआई का देखते हैं। देखो आरबीआई के बारे में, आरबीआई बैंक दर देता है ना, तो ये हो जाएगा बैंक दर, आरबीआई बैंक दर। तो फर्स्ट का एक देखोगे आप, एक ही में ही आंसर आ गया, एक अगर आपको आता है, लेकिन और भी देखते हैं। डब्ल्यूटीओ क्या है? मुक्त व्यापार है, डब्ल्यूटीओ मुक्त व्यापार है, ठीक है। और एमएसपी, एमएसपी क्या है? कृषि विपणन, एमएसपी कृषि से जुड़ी हुई है, आपने ऊपर भी पढ़ा था। गरीबी क्या है? सतत विकास, तो आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। देखो यहाँ पे देख लेते हैं, डब्ल्यूटीओ मुक्त व्यापार से है, और आरबीआई बैंक दर, और एमएसपी किससे जुड़ा हुआ है? कृषि विपणन से, गरीबी सतत विकास से। आगे है यहाँ पे, नीति आयोग का कार्य, नीति आयोग का कार्य सहकारी एवं प्रतियोगितापूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना है। नीति आयोग का कार्य केंद्रीकृत योजना को बढ़ावा देना है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो एक और दो दोनों कथन सही है। देखो, नीति आयोग का कार्य केंद्रीकृत योजनाओं को बढ़ावा तथा सहकारी एवं प्रतियोगितापूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार ने थिंक टैंक के रूप में की थी, और इसकी योजना आयोग के स्थान पर की गई है। इसका जो योजना आयोग है उसके स्थान पर इसकी स्थापना की गई, ठीक है। आगे देखेंगे, अब इसमें से कौन सा आपको पता है, कौन सा सुमिलित नहीं है बोला है? बैंक दर, कौन सा सही सुमिलित है बोला है, ठीक है, कौन सा सही है? तो पहला क्या, बैंक मौद्रिक होता है, सही है। कर राजकोषीय नीति होता है, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा सही सुमिलित है? एक और दो, तो आंसर हो जाएगा ए, और ए हो जाएगा इसका आंसर 1 और 2, ठीक है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव पूंजी निर्माण का उपघटन नहीं है? तो इसमें ऑप्शन में ना जो दिए हुए हैं सभी हैं, यानी कि इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है। आगे देखेंगे, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, देखो 2024 में ही पूछा गया है। पहला कथन इसमें, मुद्रा बैंक की स्थापना प्रधानमंत्री मुद्रा आयोजन के अधीन 2020 में हुई, नहीं 2015 में हुई। जिस टाइम में जैसे आए हुए थे उसके जैसे 1 आध साल आगे पीछे ही किया, ठीक है। मुद्रा ऋषि, ठीक है, पहला वाला हमारा गलत है, क्योंकि इन्होंने 2020 दिया, जबकि 2015 होना चाहिए। आगे इन्होंने बताया है इसमें, मुद्रा ऋण शिशु किशोर और तरुण स्कीम के अंतर्गत प्रदान किए गए हैं। ऐसा तो कुछ है नहीं, वो तो अब 18 से रिलेटेड है ना, 18 ऐसा कुछ 20 आगे देखेंगे, लेकिन ये दोनों ही कथन क्या है? गलत है। अब देखते हैं इनके बारे में डिटेल में। देखो यहाँ पे दिया गया है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल 2015 को नई दिल्ली से की। इस योजना के अंतर्गत गैर कोऑपरेटिव और गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्योगों में 20 लाख रुपए तक के लोन सुविधा प्रदान की गई, और इस योजना का लाभ कोई भी भारतीय नागरिक जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का है उठा ले सकता था इसका लाभ। अब देखो उसने तरुण बोल दिया था, इसलिए गलत है, ठीक है। भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए किस अवधारणा का उपयोग नहीं किया जाता है? नहीं, यहाँ पे हमसे पूछा गया है, तो किसका नहीं? वार्षिक स्थिति बेरोजगारी, तो वार्षिक स्थिति बेरोजगारी का अनुमान नहीं लगाया जाता। इसके अलावा सामान्यतः साप्ताहिक और दैनिक है। भारत में निर्माण कार्यक्रम किन स्तंभों पर आधारित है? तो भारत में निर्माण जो कार्यक्रम है, देखो भारत में निर्माण कार्यक्रम किन स्तंभों पर आधारित है? तो ये है, भारत में निर्माण कार्यक्रम किन स्तंभों पर आधारित है? तो यह है, देखो, नई प्रक्रिया और नई आधार संरचना और नए क्षेत्र। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4, तो बी हो जाएगा इसका सटीक आंसर। देखो, भारत में निर्माण कार्यक्रम 4 स्तंभों पर आधारित है, जिन्हें भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए चिन्हित किया गया है। और ये कब हुआ था? नई प्रक्रिया, नया आधार संरचना और नया क्षेत्र या दृष्टिकोण। निवेश नहीं है इसमें आंसर, ठीक है। इसका देखो 2023 में पूछा गया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे है, देखो 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में, ये भी उस टाइम का करंट अफेयर है, वो ये तृतीय क्षेत्र का ही होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिया गया, खाद्य सुरक्षा के मात्रात्मक, ये भी 2023 में पूछा गया है, खाद्य सुरक्षा के मात्रात्मक और गुणात्मक पहलुओं के समाधान के लिए भारत सरकार द्वारा कौन से 3 खाद्य आधारित सुरक्षा जाल अपनाए गए हैं? तो कौन कौन से अपनाए गए हैं? देखो, पहला सार्वजनिक वितरण प्रणाली, भारतीय खाद्य निगम नहीं, ये नहीं है। आगे है समेकित बाल विकास योजना, ये भी है। दोपहर भोजन कार्यक्रम, तो 1, 3 और 4 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखो क्या दिया गया है, खाद्य सुरक्षा के मात्रात्मक गुणात्मक पहलुओं के समाधान के लिए भारत सरकार ने 3 खाद्य आधारित सुरक्षा जाल अपनाए हैं, जो हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, समेकित बाल विकास सेवाएं और दोपहर भोजन कार्यक्रम।
जनांकिनी परिवर्तन सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक देश की जनसंख्या कौन सी अवस्था में तेजी के साथ बढ़ती है? तो कौन सी है? दूसरी अवस्था। वैल्यू मूल्य शब्द का उत्पत्ति हुई है, तो किससे हुई है? ये लैटिन वर्ड से हुई है, वैल्यूअर से। रंधावा ने भारत को कितने वृहद कृषि प्रदेशों में विभक्त किया है? तो कितने? 4 में। उत्तर पूर्वी, मालवा, नारियल पश्चिमी और दक्षिणी। निम्न में से कौन कुपोषण मुक्त भारत से संबंधित है? तो कौन है? वो है नीति आयोग। अब आया देखो यहाँ पे क्वेश्चन। प्रश्न ये है कि भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो अधिनियम कब पारित हुआ? 2013 में। देखो, भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 में लागू किया गया और अधिनियम ग्रामीण आबादी में 75% और शहरी में 50% सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है। इसमें जो है मध्याह्न भोजन, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना और सर्वाधिक विवरण प्रणाली शामिल है। देखो, JNP और GDP में अंतर क्या है? JNP और GDP, GNP, अच्छा GNP बोला है, GNP नहीं GNP। तो GNP और GDP में अंतर क्या है? तो क्या होता है? देखो, इसमें होता है विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को GDP माइनस जब GDP और GNP और GDP करते हैं। देखो यहाँ पर दिया गया GNP क्या होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पादन होता है GNP, और GDP प्लस विदेशी शुद्ध आय, ये कितना हो गया? GNP हो गया। जब GNP माइनस GDP, डेप्रिशिएशन कहते हैं, जब उसे माइनस कर देते हैं, आप लोगों को पता होगा, इसमें मैं आपको क्या ही बताऊँ, आप लोगों को ऐसे समझ में नहीं आएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा वाला टॉपिक तो एक बार देख लेना ज़रूर, है ना। जब से हम डेप्रिशिएशन हटा देते हैं तो वो हमारा जो एक्चुअल जो शुद्ध होता है ना, वो निकलता है। अब यहाँ पे GDP और GNP में अंतर पूछा है, इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? विदेशों से जो है प्राप्त शुद्ध आय हो जाएगी। भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे संवहित संरक्षण मिशन योजना कार्यक्रम यानी कि किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? तो 2014 में। और कब? जून में। भारत में निम्नलिखित फसल युग्मों में कौन सी एक भारत की सर्वाधिक पानी की खपत वाली फसलें हैं जो भूजल पर अत्यधिक निर्भर करती हैं? तो चावल और गन्ना सबसे ज़्यादा पानी चाहिए रहता है, यानी कि इसमें देखो, निर्धनता रेखा को मापने वाला कैलोरी मापदंड किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो दांडेकर एवं रथ के द्वारा। आगे प्रश्न है हमारा, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी मुद्रा संबंधित है, किससे संबंधित है? गैर कृषि लघु सूक्ष्म उपक्रम से। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य, तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा एवं निर्यातों को कम करने से। पुनर्निर्मित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को अब निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में बौद्धिक संपदा का अधिकार पारित किया गया है? तो 2016। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन का अब पुनर्निर्मित नाम निम्न में से क्या है? तो क्या है? देखो, इसमें से इसका नाम है दीनदयाल अंत्योदय योजना। देखो, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन का अब पुनर्नामित नाम क्या है, यानी कि जो चेंज कर देगा उसका नाम क्या है? दीनदयाल अंत्योदय योजना। 2015 में बनाए गए नीति आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन सा है? 2015 में नीति आयोग, तो कौन है? वो है प्रधानमंत्री। रिपीटेड प्रश्न है, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण जो बजट के नाम से जाना जाता है संसद में प्रस्तुत किया जाता है? तो 112। आगे प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष भारत में नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? तो कब किया गया? 2020 में। मौद्रिक नीति का उद्देश्य, तो मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या होता है? देखो, आंतरिक मूल्य स्तर पर स्थिरीकरण होता है, मुद्रा की तटस्थिरता, आर्थिक, है ना, अधिक आर्थिक विकास, उपयुक्त सभी, तो ये हो जाएंगे, ये सभी इसके मौद्रिक नीति के उद्देश्य होते हैं, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से लेकर 17 तक थी? ये लास्ट वाली थी ना, आई थिंक, तो कौन सी हो जाएगी? 12वीं। 16वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ था? ये भी उस टाइम का करंट अफेयर से हटा देते हैं।
हिंदुस्तान मशीन टूल उद्योग स्थित है तो कहाँ है? रानी बाग में। और कब बना था? 1953 में। किस बजट में किसान टीवी की घोषणा की गई थी? तो किस में की गई थी? 14-15 में। इस टाइम का करंट अफेयर होगा। स्किल इंडिया मिशन का उद्देश्य किस वर्ष तक 500 मिलियन युवाओं को हुनरमंद बनाना है? तो 2022 तक है। ये भी इस टाइम का करंट अफेयर है। आगे बढ़ते हैं, करंट अफेयर को छोड़ के आगे बढ़ते हैं ना, ये भी आप लोगों को पता है। देखो ये इंपॉर्टेंट है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 कब लागू हुआ? 1986 अधिनियम आया था 1986 में, लागू हुआ 1987 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। और इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में 2019 में जो है प्रतिस्थापित किया गया है। ये सब करंट अफेयर है उस टाइम के। देखो पेरियार वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ है? केरल में। ये भी उस टाइम का करंट अफेयर है। विश्व में, ये इंपॉर्टेंट, देखो विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कौन सा है? चीन है। ठीक है, आगे भारत सरकार ने, ये भी उस टाइम का करंट अफेयर है। करंट अफेयर को छोड़ के आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं, लेन देन लागत में निम्नलिखित भी कहते हैं। लेन देन लागत को निम्नलिखित भी कहते हैं। तो लेन देन लागत को क्या कहते हैं? मुख्य लागत भी कहते हैं। मजदूरों की आंतरिक सेवा पर परिकल्पना किसने दी थी? तो किसने दी थी? कार्ल मार्क्स ने। असंतुलित विचार में विचार को किसने समर्थन नहीं दिया? तो नहीं दिया बोला है, किसने दिया? W.A. लेविन्स ने नहीं दिया। निम्न में से क्या वित्तीय नीति का साधन नहीं है? वित्तीय सीधी का जो नीति है उसका साधन क्या नहीं है? नगद संचय अनुपात। आगे प्रश्न है, मांग की मूल्य प्रतिस्पर्धा 1 के बराबर होती है जब मांग वक्र होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? अधोमुखी गतिमान रेखा। फिलिप्स का वर्क इतना संबंध दर्शाता है। देखो जो फिलिप्स का वर्क इनका संबंध दर्शाता है तो किसका संबंध दर्शाता है? मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का। गणेन निम्न का हिस्सा होता है। तो गणेन निम्न का हिस्सा क्या होता है? मोल्ड, बोल्ड, हल्का। भारत में सर्वाधिक उत्पादक की जाने वाली सब्जी की फसल है कौन सी है? आलू। विशेष कर होता है। तो विशेष कर क्या होता है? देखो ये होता है जो स्टाम्प ड्यूटी उत्पादक शुल्क वगैरह में दिया जाता है। इसमें से कोई है नहीं ना, फिर ये आंसर इनमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है, देखो विशेष करों की दर निश्चित और उत्पादन पर आधारित हो सकती है, जैसे स्टाम्प ड्यूटी है ना, उत्पादक शुल्क आदि, क्योंकि कुछ विशेष करों की दर निश्चित होती है और कुछ विशेष कर की जो उत्पादन होती है उनकी दर निश्चित नहीं होती है। कर भार होता है। कर भार क्या होता है? देखो कर भार होता है अंतिम विश्राम स्थान। तो अंतिम विश्राम स्थान को कर भार कहा जाता है। अभ्रक का अत्यधिक उत्पादक देश कौन सा है? वो है हमारा प्यारा भारत। निम्न में से कौन सा सत्य है? आप देखो कौन सा सही हमें बताना है, कौन सा सत्य। देखो EMC शेयर धारकों के प्रति EMC शेयर $33.15 की कुल संयुक्त प्रतिफल प्राप्त होगा। ये उस टाइम का करंट अफेयर होगा ना, तो वही है यहाँ पे। करंट अफेयर छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखो मुद्रास्फीति की, जो मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा का मूल्य, जो मुद्रा होती है ना उसका मूल्य क्या हो जाता है मुद्रास्फीति में? तो क्या होता है? घटता है। ये इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश कौन सा है? तो यह है चीन। आगे है, प्राथमिक समूह के जो है विपरीत विशेषता वाला समूह द्वितीय समूह है। इसमें किसने प्रतिभाषित किया था? इसको किसने प्रतिभाषित किया था? इनमें से किसी ने नहीं, क्योंकि देखो प्राथमिक समूह के विपरीत विशेषता वाले समूह को द्वितीय समूह कहा जाता है। इसकी अवधारणा को चार्ल्स कुले ने अपनी पुस्तक प्रारंभिक समाजवाद में किया था। पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति है तिलहन से। देखो कुछ ना जो इंपॉर्टेंट है वही देखते हैं। देखो आगे है, ISO 900 आपको विश्वास दिलाता है तो सही मूल्य एवं वजन का। ISO 900 ये भी करंट अफेयर है, फिर भी देख लेते हैं। केंद्रीय बजट 2014 में जो है समन्वित गंगा संरक्षण अभियान कहा गया नमामि गंगे को। 2014 में आया था, जून। ठीक है, डैश औद्योगिक समाज पर एक विशिष्ट पक्ष है तो क्या है? पूंजीवाद। किस समाज में श्रमिक संगठन का लक्षण है? तो क्या है? ये औद्योगिक। पर्यवेक्षक एक जो है संगठन में होता है। पर्यवेक्षक जो होता है एक संगठन में होता है तो प्रथम श्रेणी प्रबंधन में। तो सभी करंट अफेयर दिए गए हैं, देखते हैं इसके अलावा। इसमें ना मैं वही क्वेश्चन छोड़ी हूँ जो मुझे लगता है करंट अफेयर के। देखो ये सब ना करंट अफेयर के, तो 13वें वित्त आयोग, और वर्तमान में जो वित्त आयोग चल रहा है उसके अध्यक्ष कौन है ये सब आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, आगे विश्व का कुल कहवा उत्पादक में प्रतिशत की दृष्टि से प्रथम देश कौन सा है? वर्तमान में अगर चेंज हो गया हो तो आप देख लेना, कमेंट करके जरूर बताना। वैसे ब्राजील है। विश्व का वह देश जहाँ से सबसे अधिक निर्यात होता है,
चीन से। आगे है, आधिकारिक रूप से यूरो को करेंसी के रूप में प्रयोग करने वाले कुल कितने देश हैं? तो कितने हैं? 19। ठीक है। आगे है, निम्न में से कौन से राज्य में न्यूनतम मानव विकास सूचकांक रिकॉर्ड किया गया है? ये भी उस टाइम का करंट अफेयर है 2015 वगैरह का। रुको मैं देखती हूँ ना जो इसमें इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे ये दिया गया, ये इस बार ना मिलान में दिया गया था प्रश्न। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, कब हुआ था? 1969 में। वैसे यहाँ पे सिंगल वन लाइनर में दिया गया है। भारत के किस निजी बैंक में रक्त संग्रह को रिकॉर्ड बनाया गया? देखो, भारत के किस निजी बैंक में रक्त संग्रह में रिकॉर्ड बनाया गया है? तो किसमें? HDFC बैंक में। निम्न में से विश्व की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? तो सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? अमेजॉन। ये देखो अमेजॉन लिखा है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO की स्थापना कब हुई? तो NSSO की स्थापना 1950 में हुई थी। 1950 ऑप्शन में नहीं है तो इनमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर। देखो 1950 दिया गया है, हाँ ये दिया है। NPP का अर्थ क्या होता है? ये आता है। NPP का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रीय जनसंख्या कार्यनीति। राष्ट्रीय जनसंख्या क्या है? नीति। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। आगे प्रश्न है, हाई पावर्ड मनी है तो हाई पावर्ड मनी क्या होती है? देखो वो होती है केंद्रीय बैंक में बैंकों की निधि और जनता के अधीन जो है मुद्रा और बैंकों की निगम निधि। तो A और B इसका आंसर होगा। किसान क्रेडिट कार्ड पद्धति किस वर्ष लागू हुई? किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में। ये इस तरीके का अपना मिलान वाले प्रश्न आ रहे हैं इसलिए आप इनको देख लेना। किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में। निम्न में से कौन WTO के करार के अंतर्गत सभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापारियों की जो है सेवा करता है? तो TRIPS। जिस दर पर बैंक RBI को उधार देती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? रिजर्व रेपो दर। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना। इंडिया ब्रांड इक्विटी 1996। हाँ 1996 देखो दिया तो है 1996। एक्सिस बैंक इस बैंक का नियोजन नाम है तो एक्सिस बैंक का नियोजन नाम क्या है? UTI बैंक। UTI बैंक सी होगा इसका आंसर। चीन में शाखा खोलने वाला पहला भारतीय बैंक। चीन में शाखा खोलने वाला पहला भारतीय बैंक कौन है? भारतीय स्टेट बैंक। डैश गरीब आदमी की गाय है। बकरी जो है गरीब आदमी की गाय है। देखो और करंट अफेयर वाले क्वेश्चन है जो उनको छोड़ देंगे। यह देखो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई थी शुरुआत 2000 में। पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? वो है लुधियाना। भारत में करेंसी नोट जारी करने का अधिकार किस बैंक को है? किसको है? भारतीय रिजर्व बैंक को। हरित क्रांति का मुख्य उत्प्रेरक था क्या था? उपयुक्त सभी, सिंचाई, उच्च उपज वाली और बेहतर उर्वरक वाले बीज भी हो गए और बेहतर उर्वरक भी हो गया। भारत में सेवा कर है तो भारत में सेवा कर है देखो अप्रत्यक्ष कर। बजट सामान्यतः पेश होता है तो बजट सामान्यतः पेश होता है फरवरी में। कृषि आय पर कर नहीं लगता किंतु इसे कौन लगा सकता है? कौन लगा सकता है? राज्य सरकार लगा सकती है। और वित्त आयोग देखें, हाँ ये देखो ये है नचिकेत समिति का संबंध है तो नचिकेत समिति का संबंध किससे है? उद्योग से। कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ी क्योंकि उस टाइम के करंट अफेयर के हैं ना ये। तो केरल राज्य किसके लिए नहीं जाना जाता है? तो गन्ने के लिए, क्योंकि गन्ना नहीं होता है यहाँ लेकिन थोरियम, गरम मसाले और रबड़ वगैरह यहाँ होता है अच्छी मात्रा में। आगे है, हाँ देखो, भारत का पहला अस्थि बैंक कहाँ स्थापित किया गया? ये किया गया है दिल्ली में। कौन सा क्षेत्र भारत की GDP में सबसे अधिक योगदान देता है? तृतीयक क्षेत्र। रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन किया जाता है तो जुलाई 1991 में। फिक्की का पूरा नाम क्या है? अब देखो फिक्की का पूरा नाम क्या है? फिक्की की स्थापना 1926 में हुई थी। हाँ 27 में हुई थी, माफ कीजिएगा 27 में हुई थी इसकी स्थापना। ठीक है, एक बार फिर से चेक भी कर लेना मैंने सही बताया नहीं बताया। ठीक है, फिक्की FICCI इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग महासंघ। नाबार्ड का क्या अर्थ है? नाबार्ड का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर कौन है? तो वो है इनमें से कोई नहीं। वर्तमान में कौन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? RBI के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। मैंने आप लोगों को बता भी दिया है। ठीक है,
आगे है, भारत में किन फसलों पर विचार कीजिए, निम्न फसलों पर विचार करना है। प्रमुखता वर्षा पर आधारित होती है, मूंगफली भी, तिल भी, बाजरा भी, ये सब वर्षा पर आधारित होती है, तो ये सभी होंगी। वर्षा पर आधारित कौन सी होती है पूछा गया। निम्न में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। पशुपालन और सस्य उत्पादन का एक साथ करना। देखो, पशुपालन और सस्य उत्पादन को एक साथ करना। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। देखो, सरसों भी है, कपास भी है, मक्का भी, लेकिन ये जो देखो नहीं, मूंगफली है। सरसों किसकी है, रबी की फसल है, ये रबी की फसल है ये, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका औपचारिक रूप से सेबी के साथ विलय कर दिया गया। सेबी 2015 में किया गया था। किसका किया गया था, एफएमसी का। सेबी की स्थापना 1988 में हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक पाक युद्ध 1965 में स्वर्ण जयंती वर्ष मनाने के लिए डैश जारी करेगा। इस टाइम का करंट अफेयर था, तो 5 रुपये, ठीक है। इस टाइम का करंट अफेयर होगा, करंट अफेयर छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो, ये दिया गया है SFAC, तो SFAC का विस्तार करें। क्या होता है, स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम। तो क्या है, देखो SAFC का विस्तृत रूप क्या है, स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम। अब देखो, ये हिंदी में लिखा हुआ है, पढ़ा ही नहीं जा रहा है। अगर इंग्लिश में होता तो फिर भी पढ़ा जाता। कुछ चीज़ें ना बिल्कुल ही निहत्त कर देते हैं ये लोग। खैर, 1994 में इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान में रखिएगा। स्माइल, एक सेकेंड, इन चीज़ों को अगर इंग्लिश में लिखा होता तो कितना अच्छा होता ना, तो ध्यान में रखें इसको। स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस हिंदी में लिखा है तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा जाता है सच में। कंसोर्टियम, ठीक है। 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। NITI, नीति, इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 2015 में इसकी स्थापना हुई थी, 1 जनवरी। किस देश में विश्व की सबसे अधिक मध्यम वर्गीय जनसंख्या है, तो कहाँ है, चीन में। सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है, तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। व्यापार संतुलन का संबंध होता है, तो वस्तुओं के आयात एवं निर्यात से। मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने हेतु अतिरिक्त बजट बनाने को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मौद्रिक उपाय। और देखते हैं कुछ इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट। हाँ, कर का अंतिम मौद्रिक भार कहलाता है, क्या कहलाता है, करापात। भारत में राष्ट्रीय आय आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। मांग की लोच है, तो मांग की लोच क्या है, मात्रात्मक कथन। आप देखो, निम्नलिखित में से कौन सा यह कथन अपूर्ण जो है, निम्नलिखित में से कौन एक कथन अपूर्ण प्रतियोगिता के संबंध में सही है। ये तो सही है। औसत आगम और सीमांत, ये इसने गलत बोल दिया, औसत और देखो, क्योंकि अपूर्ण प्रतियोगिता या एकाधिकार की स्थिति में औसत आगम सीमांत आगम में हमेशा बड़ा होता है। औसत आगम सीमांत आगम से हमेशा बड़ा होता है। और इसने हमसे क्या बोला है, देखो, निम्नलिखित में से अपूर्ण प्रतियोगिता के संबंध में कौन सा सही है बोला है। ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, केवल एक ही सही, क्योंकि औसत आगम सीमांत आगम से हमेशा बड़ा होता है। और इसने भी इसमें क्या बताया है, देखो, इसमें भी इसने क्या बताया है, बड़ा बताया है। और वहीं पूर्ण प्रतियोगिता के औसम आगत सीमांत आगम दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। ये अपूर्ण के लिए बोला है, लेकिन अगर पूर्ण के लिए बोला होता तो जो ये आगत होते हैं और जो सीमांत होते हैं ये बराबर होते हैं। बस आप इसको एक बार दिमाग में रट लो, और या तो फिर देख लेना इसके बारे में यूट्यूब में, ठीक है, क्योंकि टॉपिक्स क्या पता दे दें। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM, इसकी स्थापना अप्रैल 2005 में हुई है। देखो, यहाँ पे दिया गया है, एक्सिस बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई। कुछ क्वेश्चन मैंने वही छोड़े जो करंट अफेयर के हैं और जो रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है। एक्सिस बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई। एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी 1982 में। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, ये कथन किसका था, ग्रैसम का। श्रम की मांग कहलाती है, तो श्रम की मांग क्या कहलाती है, व्युत्पन्न मांग। जब सरकार सामाजिक कल्याण पर व्यय करती है तब इस प्रकार का विनियोग कहलाता है, क्या कहलाता है, वो कहलाता है स्वायत्त निवेश और प्रेरित निवेश, तो A और B।
इनमें से कौन सी एक रीति प्राथमिक समकों के संकलन की रीति नहीं है? तो कौन सी नहीं है? जनगणना रिपोर्ट 2011। और देखते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, देखो ये है, मानवीय गरीबी सूचकांक किस वर्ष से विकसित किया गया? मानवीय गरीबी सूचकांक किस वर्ष से विकसित किया गया? तो 1997 से किया गया। देखो आगे प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक 1982 में, 12 अक्टूबर 1982 में। क्या है ये? NABARD, नाबार्ड जिसे कहते हैं, 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत में मुद्रा निगमन के लिए किस विधि को अपनाया जाता है? मुद्रा निगमन के लिए किस विधि को अपनाया जाता है? न्यूनतम निधि प्रणाली। भारत में अदृश्य बेरोजगारी सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में है? कृषि क्षेत्र में। ये भी रिपीटेड प्रश्न है, अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं। आगे है, सरकारी बजट प्रदर्शित करता है सरकार के आय व्यय के वितरण को, बिल्कुल सही। सरकार की आर्थिक नीति के दस्तावेज, ये भी सही है। सरकार के नए कार्यक्रमों का विवरण, तो उपयुक्त सभी आंसर होगा। अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी सेवा सम्मिलित है? तो कौन सी है? देखो खनन नहीं है, निर्माण भी नहीं, पशुपालन नहीं, संचार है, ठीक है। बैंकिंग यानी कि सेवा क्षेत्र आता है ना इसमें। विश्व में मछली उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? देखो ये बदलते रहता है, और ये जो अभी आंसर है ये तो 2021 के हिसाब से आप अभी वर्तमान में देख लेना, ठीक है। ग्रामीण भारत में कौन सी गतिविधि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो पशुपालन। एटीएम का पूर्ण नाम देखो, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। रिपीटेड प्रश्न है, कृषि क्रियाएं संबंधित है किससे? प्राथमिक क्षेत्र से। अब देखो क्या है, किसी स्थान पर उद्योगों की अवस्थिति हेतु निम्न में से कौन सा कारक आवश्यक नहीं है? परिवहन भी है, श्रम भी है, बाजार, लेकिन शिक्षक संस्थान नहीं है। शिक्षक संस्थान नहीं है। बहुराष्ट्रीय कंपनी एप्पल इनकॉर्पोरेशन की शुरुआत की? तो स्टीव जॉब्स ने। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? ये अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन है ना। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष आई? 1948 में आई थी। तो ऑप्शन एक ही है, ये हो जाएगा। देखो भारत में सरकार ने सबसे पहले प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में आई, और तत्कालीन डॉक्टर श्याम प्रसाद SM मुखर्जी ने संसद में पेश किया, और इस नीति को लागू करने के बाद 1951 में उद्योग अधिनियम पारित किया गया। अब क्या देखो, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मार्शल के अनुसार जीवन के सामान्यतः व्यवसाय का अर्थ है कृषि उत्पादन, जो है रोजगार और व्यापार, तो यानी कि उपयुक्त सभी। भारत में जनसांख्यिकी संक्रमण के प्रथम से द्वितीय सोपान की और संक्रमण का विभाजन वर्ष माना जाता है। तो क्या माना जाता है? 1921। विदेशी विनिमय बाजार एक बाजार है जिसमें विदेशी मुद्राओं का क्रय विक्रय होता है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वाणिज्यिक बैंक में कुल जमाओं तथा रिजर्व या एक न्यूनतम अनुपात है। देखो क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक के नियम के अनुसार वाणिज्यिक बैंकों में कुल जमाओं तथा रिजर्व का एक न्यूनतम अनुपात, जो कि सभी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा तरल रूप से रखा जाता है, जाना जाता है किस नाम से? वैधानिक तरलता अनुपात। ये देखते हैं, देखो इस तरीके के प्रश्न तो अभी वर्तमान में आ ही रहे हैं, लेकिन इसमें ना ये ऑप्शन गलत दिए गए हैं, शायद ऐसा दिया गया है, हम इसको यहाँ पे पढ़ लेते हैं। जूट उद्योग टीटागढ़, लौह इस्पात मुंबई, कोयला कोरबा, और ऊनी वस्त्र धारीवाल। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है? 1 - सीमांत बचत प्रवृत्ति। आगे है, पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है, यह नियम दिया है, किसने दिया है? JBC ने। आय का चक्रीय प्रवाह है, आय का चक्रीय प्रवाह क्या? उत्पादन, आय और व्यय। आगे प्रश्न है, गरीबी में दुष्चक्र का अवधारणा दी गई है। गरीब की दुष्चक्र की अवधारणा किसने दी है? रैगनर नरकसे ने।
आपातकालीन औसत लागत वक्र का आकार होगा, तो क्या होगा, यू आकार का। आपातकालीन औसत लागत वक्र का आकार होगा। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की, तो 2 अक्टूबर 1952 में। निम्न कार्यों में से केंद्रीय बैंक कार्य नहीं करता है, कौन सा कार्य नहीं करता है? निम्न कार्यों में से केंद्रीय बैंक कौन सा कार्य नहीं करता है, कौन सा नहीं करता है? लोगों से जमा प्राप्त करना, ये वाणिज्यिक बैंक करता है ना। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं वैश्विक बैंक IBRD को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? ये भी रिपीटेड प्रश्न है। विश्व बैंक, रिपीटेड प्रश्न है वैसे। भारत में श्रमिकों के रोजगार का मुख्य क्षेत्र है, तो क्या है? प्राथमिक क्षेत्र। विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया? तो विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया? 1995 में। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब बनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को बनाया जाता है। आगे है आयातक निर्यातक कोड CEC को ऑनलाइन सरलीकरण व्यवस्था में शुरू किया गया था फरवरी 2015 में। मुद्रास्फीति धन के वितरण को बनाती है, तो क्या बनाती है? आसमान। असमान यानी कि आसमानी असमान है, ठीक है। असमान, असमान क्या होता है? यानी कि समान नहीं होती है ना कहीं मुद्रास्फीति धन को क्या बनाती है? वितरण को असमान इसलिए बनाती है क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है, अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा अंतर आता है। देखो, अर्थव्यवस्था में जब मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है और उसका मूल्य कम हो जाता है तब साथ साथ मूल्य बाजार स्तर भी बढ़ता है और मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा हो जाती है, जिसे अन्य शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है। जब मांग की आपूर्ति में असंतुलन पैदा होता है तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। भारतीय योजना आयोग कब स्थापित किया गया? 1950 में। ये देखो, ये दिया गया 18-19 में बजट, ये भी बजट से रिलेटेड है। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना तो कब हुई? वो हुई थी 1975 में। ये पूंजी शामिल है, ये भी हमने देखा है, रिपीटेड प्रश्न है, उपयुक्त सभी। लाल कॉलर श्रमिक हैं। लाल कॉलर श्रमिक किसे कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में क्रियाकलापों में संलग्न श्रमिक को लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है। देखो, प्राथमिक क्षेत्र में क्रियाकलापों में संलग्न श्रमिक को लाल कॉलर कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्रों में प्राथमिक वालों को लाल कहा जाता है और द्वितीयक गतिविधियों में लगे जो होते हैं ना उन्हें ब्लू कॉलर वर्ग कहा जाता है और जो तृतीयक क्षेत्र में लगे होते हैं उन्हें व्हाइट, यानी कि रेड, ब्लू एंड व्हाइट, LBW करके याद कर सकते हैं आप। नीति आयोग के कार्यक्रम यही है ना, SATH का पूरा नाम क्या है? तो SATH, सबसे पहले तो इसे इंग्लिश में लिखो, उसके बाद क्या है इसका नाम? सस्टेनेबल है। पहले तो सस्टेनेबल तो है ही, तो ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया। सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन, नहीं ट्रांसफॉर्मिंग नहीं है, टेक्निकल ह्यूमन, हाँ टेक्निकल, ये होगा टेक्निकल ह्यूमन कैपिटल। देखो, सहवादी संघवाद के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए नीति आयोग ने राज्य सरकार के साथ मानव पूंजी परिवर्तन के लिए सतत कार्यवाही प्रदान करने वाला एक कार्यक्रम SATH, सस्टेनेबल एक्शन फॉर टेक्निकल ह्यूमन कैपिटल है इसकी फुल फॉर्म। नीति आयोग ने महिला उद्यमिता मंच WEP शुरू किया, कब किया? 8 मार्च को, ठीक है, 2018। इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लेना। जागो ग्राहक जागो योजना का संबंध किससे है? तो उपभोक्ता जागरूकता से है। आगे प्रश्न है, घिसावट व्यय सम्मिलित करता है। देखो, इस तरीके के प्रश्न आते हैं तो इसका आंसर क्या होगा? GNP डेप्रिसिएशन में से घटा देते हैं, ठीक है। एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म दीर्घकाल में प्राप्त करती है क्या? सामान्य लाभ। कुछ प्रश्न जो मैंने छोड़े हैं वो ये करंट अफेयर है या रिपीटेड प्रश्न है। आप इतनी PDF देखोगे इससे अच्छा कि ये वीडियो देख लेना, एक बार आपकी नज़र तो चले ही जाएगी, ठीक है। ये सब रिपीटेड प्रश्न है, अभी हम ऊपर देख के आ चुके हैं। ये देखो, भारत में GST परिषद के अध्यक्ष हैं, तो GST परिषद के अध्यक्ष कौन है? वित्त मंत्री होते हैं।
थैंक यू सो मच। फाइनली हमने जो इकोनॉमिक्स है उसको कंप्लीट कर लिया है। कुछ प्रश्न मैंने जो छोड़े हैं वो ना वही हैं जो रिपीटेड प्रश्न है, बार बार रिपीट हुए हैं या फिर उस टाइम के करंट अफेयर हैं। थैंक यू सो मच। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अब देखते हैं आगे कौन सी क्लास आती है, ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताना आप कौन सा सब्जेक्ट लेके आए।